नमस्कार। आप सुन रहे हैं नंदलाल भारती की कहानी खलनायक। जातिवादी समाज का सबसे बड़ा अपराध सिर्फ वही अन्याय नहीं है कि जो खुलेआम किया जाता है, बल्कि वह खामोशी भी है जो अन्याय देखकर भी तटस्थ बनी रहती है। यही खामोशी जातिवाद के डरावने चेहरे को और अधिक विकृत और मजबूत कर देती है। जातिवादी द्रोणाचार्य ने नरेंद्र राम जैसे न जाने कितने छात्रों और कर्मचारियों का भविष्य और जीवन बर्बाद किया है, कर रहे हैं। ऐसी ढाठी अनगुंज रह जाती है। खलनायकों के बीच नरेंद्र राम जैसे लोग अपने कमजोर पंखों पर बुलंद विश्वास के बल पर मूक सितारा बनने लगते हैं, तो ऐसे मूक नायकों के पर कतरे जाने लगते हैं। छोटी कौम के कारण इन्हें अपमान और उत्पीड़न सहना पड़ता है। छोटी कौम के कारण बड़ी योग्यताएं, मेहनत, समर्पण, ईमानदारी सब कुछ सवालों के घेरे में आ जाता है। आदमियत के दुश्मनों की भौहें तन जाती हैं। नौकरी की शुरुआत से ही नरेंद्र राम के विरुद्ध घृणित सामंतवादी मानसिकता के द्रोणाचार्य के रूप में बैठे ऑफिसर षड्यंत्र रचने लगे थे। नरेंद्र राम को प्रमोशन से वंचित किया जाता रहा, जबकि संस्थान में उससे कम योग्य बहुत बड़े बड़े ऑफिसर थे। ऐसे लोग नरेंद्र राम जैसे उच्च शिक्षित, प्रोफेशनली शिक्षित, काम के प्रति ईमानदार और अनुभवी के साथ अत्याचार कर रहे थे। नरेंद्र का भविष्य तय कर रहे थे, प्रमोशन के रास्ते बंद करने में जुटे हुए थे। नरेंद्र कहता, हम भी आदमी हैं। यह कहना हिंदू धर्म की व्यवस्था में गुनाह हो गया है। मेरी सीआर खराब लिखी जा रही है, मुझे अपमानित किया जा रहा है, प्रमोशन रोकने के रास्ते तैयार किए जा रहे हैं, ताकि मैं जहां से शुरू किया था उससे आगे नहीं बढ़ सकूं। मूस मुटई हैं, लोढ़ा हुई हैं कि कहावत चरितार्थ करूं। मौका मिले तो हम भी आसमान नाप सकते हैं। सवाल तो अनुत्तरित था, पर जातिवादियों के दमन का दम्भ भर रहा था। नौकरी के प्रारंभ से रिटायरमेंट के आखिरी वर्ष तक नरेंद्र राम की सेवा पुस्तिका में झूठे आरोप दर्ज कर उसकी नौकरी को और कठिन बनाया जाता रहा, ताकि नौकरी छोड़ दे। संघर्षरत नरेंद्र था कि काम को पूजा समझकर शिद्दत से कर रहा था। नरेंद्र राम के भविष्य के खलनायकों की करतूतें उसे तोड़ती नहीं, बल्कि मजबूत बना रही थीं। नरेंद्र व्यक्तित्व के गुर निखार सीखता और पीड़ा को कविता कहानी के रूप में लिपिबद्ध करता, ताकि उसका भोगा हुआ यथार्थ सभ्य समाज के लिए आईना बन सके। नरेंद्र राम खेतिहर किसान, माँ बाप लक्ष्मीना और सुखीराम का पुत्र, जन्मजात संघर्षरत था। पैदा होने के बाद भयंकर बीमारी की चपेट में आ गया था। उससे बड़ी बीमारी जाति उसके जीवन से जुड़ गई थी। नरेंद्र के माँ बाप उसकी जिंदगी के लिए दर दर भटके, पत्थरों की मूर्तियों के सामने माथा पटके और मन्नतें करते थे। वैसे ही वे जातिवाद की महामारी की विरासत में सौंपी असमानता और गरीबी की आग में सुलग रहे थे। अब नरेंद्र की बीमारी से उनका जीवन दुख के पहाड़ के नीचे दब गया था।
नरेंद्र जब पैदा हुआ था तब 6 दिन परिवार में उत्सव जैसा जश्न मना था। 6 दिन सुखीराम के घर में सुहर की स्वर लहरियाँ खूब गूंजी थीं। 6वें दिन छठ पूजा हुई थी। लक्ष्मीना और सुखीराम के अभावग्रस्त जीवन की ज्योति नरेंद्र था। किसी भविष्य बाँचने वाले ने सुखीराम के बड़े भाई भगत राम को बताया था कि तुम्हारा भतीजा तुम्हारे परिवार में शिक्षा की ज्योति जलाएगा, परिवार में तरक्की लाएगा। वही नरेंद्र किसी एक नई बीमारी की वजह से कब्र के करीब पहुंच रहा था। नरेंद्र के माता पिता का नाम भले ही लक्ष्मीना और सुखीराम था, पर उनके जीवन में न लक्ष्मी थी न कोई सुख वैभव, बस संघर्ष ही संघर्ष था। जीवन के लिए जरूरी वस्तुओं का अभाव था, ऊपर से जाति भेदभाव, शोषित उत्पीड़ित जीवन के अलावा और कुछ न था। माता पिता की दुआओं का असर हुआ। नरेंद्र वर्षों की बीमारी से उबर गया। लक्ष्मीना और सुखीराम के सपने फिर से जी उठे। नरेंद्र बचपन से जिद्दी था, परंतु समझ और बुद्धि से होशियार भी था। नरेंद्र के भविष्य के पन्नों में क्या छिपा था, किसी को पता न था। नरेंद्र होश संभालते ही माँ बाप को तकलीफ से उबारने के बारे में ढूंढने लगा था। वह पिता के कामों में हाथ भी बटाता था। माता पिता ने अपने सामर्थ्य के अनुसार परवरिश किया था। नरेंद्र को पढ़ाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा था। अभावग्रस्त जीवन में सुविधाओं के बारे में सोचना मुंगेरी लाल के सपने जैसा ही होता है। नरेंद्र के माता पिता रोटी, कपड़ा और छांव के लिए संघर्ष कर रहे थे। गरीबी और सामाजिक उत्पीड़न ने जीवन की गाड़ी दलदल में ढकेल दिया था। नरेंद्र के माता पिता के लिए स्कूल की फीस देना, कॉपी किताब खरीदना, दिन में तारे गिनना जैसा होता था। भला हो आज़ाद देश के संविधान का। प्राइमरी स्कूल में कोई फीस नहीं लगती थी। 6वीं से 8वीं कक्षा तक सरकारी मान्यता की बाट जो रहे। जूनियर हाई स्कूल की फीस 1 रुपये महीने थी, पर हर महीने 1 रुपये फीस चुकाना बहुत मुश्किल होता था। 9वीं कक्षा में पहुंचने पर सरकारी छात्रवृत्ति मिलने लगी थी। बीए तक की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप तिनके का सहारा बन गई थी। वह एक ज़माना था जब दलित युवक बीए पास कर लेता था तो पूरी बस्ती के लिए सम्मान की बात होती थी। माँ बाप को लगता था कि बेटवा के हाथ बीए की डिग्री आते ही बढ़िया नौकरी मिल जाएगी, कलेक्टर बन जाएगा। इसी सपने में नरेंद्र के माता पिता भी जी रहे थे। अशिक्षित मासूम माता पिता को कहाँ पता था कि सब कुछ इतना आसान नहीं होता है। सरकारी नौकरी पाने के लिए घूस लगता है। कुछ माँ बाप जिनके पास खेती बाड़ी की ज़मीन होती थी, बेचकर घूसखोरों का मुंह भरते थे। नसीब वालों को नौकरी भी मिल जाती थी। कई पढ़े लिखे नौजवान थक हार कर गले में फंदा डाल लेते थे। ऐसा भी समय नरेंद्र ने इस देश ने देखा। नरेंद्र ने सरकारी नौकरी के लिए भी कोशिश किया, पर नाकामयाब रहा। नरेंद्र के भूमिहीन माँ बाप के पास एक माटी के घर के अलावा कोई दूसरी चल अचल संपत्ति न थी। आखिरकार नरेंद्र को नौकरी की तलाश में गांव छोड़ना पड़ा, पर नरेंद्र ने नौकरी के साथ शिक्षा का पीछा नहीं छोड़ा। शहर में उसे बेरोजगारी ने भूखे पेट सोने तक को मजबूर किया, पर वह हार नहीं माना। वर्षों की लंबी बेरोजगारी के बाद नरेंद्र की नसीब ने करवट लिया। उसे देश की बड़ी सहकारी कंपनी में नौकरी तो मिल गई,
पर यह नौकरी करना नरेंद्र के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। कंपनी में कुछ सामंतवादी, रूढ़िवादी अफसर किस्म के लोग कहते, यह विभाग तुम्हारे लोगों के लिए नहीं है, तुम गलत जगह आ गए हो। नरेंद्र बचपन से जिद्दी स्वभाव का था। उसने खुद पर विश्वास कर वादा कर लिया कि वह इसी कंपनी में नौकरी करेगा और अफसर भी बनेगा। क्षेत्र प्रमुख जे रुजेंद्र कुमार, जिसके अधीनस्थ नरेंद्र कंपनी में काम कर रहा था, इसी जातिवादी ने नौकरी की शुरुआत से नरेंद्र राम की सिया, उसकी कर्तव्यनिष्ठा और वफादारी के बिल्कुल विपरीत लिखना शुरू कर दिया था। जे रुजेंद्र कुमार देखने में भद्र पुरुष थे, शालीन स्वभाव, मूंछ के नीचे मुस्कुराने वाले, अहिंसक पथ के अनुगामी भी, पर दिल से उतने ही हिंसक थे, खासकर दलित नरेंद्र राम के लिए। जे रुजेंद्र कुमार यह कारनामा अपने सामंतवादी गॉडफादर मिस्टर यश विनय प्रताप, जो कंपनी में बड़े पद पर थे, उनको खुश करने के लिए कर रहे थे। वे दलित विरोधी थे। वे नरेंद्र को चमारिया कहकर भी अपमानित कर चुके थे। वैसे इस कंपनी में दलित गिने चुने थे। उसमें से एक था अभागा नरेंद्र। नरेंद्र सामंतवादी विचारधारा के लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। नरेंद्र सामंतवादी विचारधारा के अफसरों को, कर्मचारियों को पसंद नहीं आ रहा था, जिसका नतीजा हुआ साल भर के अंदर नरेंद्र को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। कुछ महीनों के और संघर्ष के बाद नरेंद्र की वापसी हुई, पर सीआर खराब लिखने का काला कारनामा बंद नहीं हुआ तो नहीं हुआ। 3 सामंतवादी बड़े अधिकारी, मिस्टर यश विनय प्रताप, मिस्टर यश देशेंद्र प्रताप और मिस्टर अवधू प्रताप, जो नरेंद्र के खिलाफ थे, और जे रुजेंद्र कुमार, इन्हीं दोनों के इशारे पर नरेंद्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर तरक्की की सीढ़ियां दनादन चढ़ रहे थे। नरेंद्र की नौकरी बची हुई थी, बस योग्यता एवं अनुभव के अनुसार प्रमोशन नहीं हो रहा था, जबकि नरेंद्र के साथ के उच्च वर्णिक कर्मचारी अधिकारी बन गए थे। मिस्टर यश विनय प्रताप, मिस्टर यश देशेंद्र प्रताप और मिस्टर अवधू प्रताप, जो नरेंद्र के खिलाफ थे, इन्हीं तीनों की वजह से नरेंद्र नौकरी में पिछड़ता जा रहा था। जे रुजेंद्र कुमार इन्हीं को खुश करने के लिए नरेंद्र की उड़ान के पर कतर रहे थे, पर नरेंद्र कंपनी के प्रति वफादार था, ईमानदार था। नौकरी के साथ उच्च शिक्षा की ओर रुख कर लिया। वह समझ गया था कि ये बबूल की छाया जैसे सामंतवादी प्रमोशन नहीं होने देंगे। ये लोग इतने शातिर मिजाज थे कि प्रमोशन तो होने नहीं दे रहे थे, ऊपर से काम चोर बताकर कंपनी में बदनाम भी कर रहे थे। जबकि नरेंद्र एक उच्च शिक्षित कुशल कर्मचारी था, ईमानदारी, लगन, मेहनत और निष्ठा के साथ नौकरी कर रहा था। वह 15 मिनट से आधा घंटा पहले दफ्तर पहुंचता और दफ्तर का काम पूरा कर अक्सर देर से वापस घर लौटता था। नरेंद्र कंपनी के प्रांतीय कार्यालय में अकेला स्नातकोत्तर विधि स्नातक, मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में डिग्रीधारी, अनुभवी और निपुण होकर भी प्रमोशन से दूर था, प्रताड़ित था, उपेक्षित था। नरेंद्र तारीफ के काबिल था, कर्तव्यनिष्ठ था कि दुश्मन दबी जुबान मानते भी थे,
परंतु ये लोमड़ी के स्वभाव वाले सामंतवादी नरेंद्र की प्रशंसा को व्यक्तिगत बेइज्जती समझते थे। स्नातक जे रुजेंद्र कुमार कुछ ही वर्षों में उच्च श्रेणी के अफसर बनकर देश के प्रधान दफ्तर में बड़ा अफसर बनकर ज्वाइन कर लिए। जे रुजेंद्र कुमार के स्थान पर अब क्षेत्र प्रमुख पहाड़ी बिल्ली के स्वभाव वाले मिस्टर जुआर द्वारिका प्रसाद आ गए। ये साहब भी ग्रेजुएट ही थे, परंतु जातीय योग्यता की दृष्टि से सर्वोत्तम थे। अब प्रांतीय प्रमुख यस अवधू प्रताप थे। यस अवधू प्रताप ज्वाइन करते ही नरेंद्र राम को सख्त लहजे में कह दिया था कि तुमको बड़ा अफसर बनने का इतना ही शौक है तो गले में बड़े अफसर की पट्टी डाल लो। ये सज्जन इतनी गिरी हुई सामंतवादी विचारधारा के थे कि दलित इन्हें फूटी आंख नहीं भाते थे। नरेंद्र ने अपनी प्रतिज्ञा की गांठ को और कसकर बांध लिया था। नरेंद्र ने कभी न किसी कर्मचारी का अपमान किया न अफसर का, इस बात को सभी मानते थे। परंतु पहाड़ी बिल्ली के स्वभाव वाले जुआर द्वारिका प्रसाद सार्वजनिक रूप से छोटे लोग कहकर अपमानित भी कर देते थे। जुआर द्वारिका प्रसाद को अपमानित करने में तनिक लाज भी नहीं आती थी। शोषित वर्ग का नरेंद्र उच्च शिक्षित, कंपनी के प्रति वफादार, उच्च पद के योग्य होकर भी उत्पीड़न का शिकार हो रहा था। प्रमोशन से दूर हाशिए पर पड़ा था। नरेंद्र शायद कंपनी में अकेला ऐसा कर्मचारी था जिसके प्रमोशन के खिलाफ मिस्टर यस विनय प्रताप, मिस्टर यस देशेंद्र प्रताप और मिस्टर यस अवधू प्रताप और अब जे रुजेंद्र कुमार जैसे बड़े बड़े अधिकारी मोर्चा संभाले हुए थे। अब तो जुआर द्वारिका प्रसाद भी शामिल हो गए थे। दलित होने की सजा नरेंद्र को खराब CR लिख कर दे रहे थे। एक कहावत है, हिना रंग लाती है पत्थर पर घिस जाने के बाद। ऐसा ही कुछ हुआ नरेंद्र के साथ। वह अफसर बन गया, पर एक साजिश के तहत इन शोषित वर्ग के जातीय दुश्मनों ने हिटलर के स्वभाव वाले निरोध सोहू के अधीनस्थ दंड स्वरूप स्टेट से बाहर ट्रांसफर करवा दिया। भारत की जाति व्यवस्था दुनिया की एक सबसे बुरी सामाजिक व्यवस्था है। वैसे ही दुनिया के 7 सबसे बुरे लोग एडोल्फ हिटलर, जोसेफ स्टालिन, माओ त्से तुंग, पोल पॉट और इदी अमीन थे। वैसे ही कंपनी में एक निरोध कुमार सोहू थे। नरेंद्र राम के भविष्य के परोक्ष रूप से वैसे 3 खलनायक थे, जे रुजेंद्र कुमार, जुआर द्वारिका प्रसाद और निरोध कुमार, जो सिर्फ नरेंद्र राम के दलित होने के कारण अपनी कलम की ताकत से भविष्य बर्बाद किए थे। इनमें एक और हिटलर के रूप में निरोध कुमार आ गए थे। नरेंद्र एक कर्मयोगी था। इस दंड को नसीब मान लिया और जल्दी कारखाने के हजारों कर्मचारियों के बीच अपनी वफादारी और काम से जगह बना लिया। अदने नरेंद्र को वफादारी की बदौलत अब नई पहचान बनने लगी थी, नई पहचान मिलने लगी थी। नरेंद्र की नई पहचान से निरोध कुमार का ईगो हर्ट होने लगा। इससे निरोध साहब इतने खफा हो गए कि नरेंद्र के अच्छे से अच्छे किए कामों में गलतियां निकालते और लोगों के सामने बेइज्जत करते। नरेंद्र की बड़ी बड़ी डिग्रियों को निरोध कुमार फर्जी कहते। इतना अपमान
और सज़ा शायद पुलिस कस्टडी में नहीं मिलती हो। तेली जात के निरोध कुमार के अपमान अत्याचार की जानकारी नरेंद्र राम ने कारखाने के इंचार्ज के साथ साझा कर दिया, पर समस्या के समाधान के बदले डिमोशन के साथ ट्रांसफ़र का आदेश। नरेंद्र राम निरोध कुमार की आंखों की किरकिरी तो पहले से ही था। अब ये महाशय अपने चमचों के सामने नरेंद्र को बातों की थर्ड डिग्री देने लगे थे। निरोध कुमार ने सामंतवादी अफसरों को भी पीछे छोड़ दिया था। निरोध कुमार ने नरेंद्र राम की सीआर में भेरी लेजी ऑफिसर लिखकर कलम तोड़ दिया था, जैसे जज मौत की सज़ा के बाद शायद कलम तोड़ देते हैं। इस ओबीसी वर्ग के ऑफिसर की हरकत से सामंतवादियों तक के होश उड़ गए थे। नरेंद्र के व्यावसायिक जीवन में फिर कभी प्रमोशन नहीं हुआ। नरेंद्र उत्पीड़न को संयम, सब्र, उच्च शिक्षा और ज्ञान की बदौलत विरोधियों की छाती पर नए अवतार के रूप में कलम का खूंटा गाड़कर नई दुनिया में प्रवेश कर गया और बन गया कलम का सिपाही। नरेंद्र भारतीय को शिक्षा, कौशल और ज्ञान की दुनिया ने अलंकृत कर नायक बना दिया, जिस नायक को कभी एक राष्ट्रीय कंपनी के नरेंद्र अपने काम की वजह से हजारों कर्मचारियों वाले कारखाने में तनिक सम्मान पाने लगा था, पर निरोध कुमार उसे फर्जी डिग्री वाला भेरी लेजी ऑफिसर कहकर अपमानित कर रहे थे। असल में ये नरेंद्र के भविष्य के ही खलनायक नहीं थे, कंपनी की प्रतिष्ठा पर काला धब्बा भी थे। अंततः दलित वर्ग का नरेंद्र उप प्रबंधक के पद पर कंपनी की पूरी वफादारी, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा से सेवा किया। इस यात्रा से मुक्त तो हो गया, परंतु जातिवादियों के पत्थर दिलों पर छाप छोड़ दिया। नरेंद्र उच्च शिक्षित, अनुभवी होकर भी रिटायरमेंट तक योग्यता अनुसार प्रमोशन से वंचित किया जाता रहा, अपमानित किया जाता रहा, परंतु कंपनी से सम्मान सहित रिटायर्ड हुआ था। नरेंद्र से नरेंद्र भारती तक की यात्रा संघर्षपूर्ण, कष्टकारी थी। कलमकारी ने उसे वह सम्मान दिला दिया जिसे कोई जातिवादी अफसर या धार्मिक जातिवादी कभी छीन नहीं सकता था। यह कहानी खलनायक सिर्फ एक व्यक्ति के संघर्ष की दास्तान नहीं है, बल्कि यह उस शक्ति की गवाही है जो अन्याय सहकर भी टूटती नहीं, बल्कि और धारदार बन जाती है। मिस्टर जे रोजेंद्र कुमार और मिस्टर जुआर द्वारिका प्रसाद जैसे जातिवादी अफसरों ने दलित नरेंद्र राम के सीआर खराब लिखकर प्रमोशन के रास्ते बंद करने की पूरी कोशिश किए थे, परंतु उम्मीद थी। निरोध कुमार के हस्ताक्षर से नरेंद्र राम की सेवा पुस्तिका में लिखी गई वह एक पंक्ति भेरी लेजी ऑफिसर नरेंद्र राम के जीवन की खूनी लकीर बन गई। 32 वर्षों की लंबी सेवा, ईमानदारी, कंपनी के प्रति समर्पण और निष्ठा सब उस एक वाक्य में दफन हो गया था। नरेंद्र राम ने कंपनी की प्रतिष्ठा को देखते हुए न कोई आंदोलन खड़ा किया, न ही अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। उसने अपनी पीड़ा को शब्दों में ढालकर कागज पर उतारा। कलम के सिपाही की कलम आवाज़ बन गई, शब्द उसकी लड़ाई बने और संवेदना नरेंद्र भारतीय के अस्त्र बन गए।
नरेंद्र राम से नरेंद्र भारती की कविताएं, कहानियां, पत्र पत्रिकाओं और नेट की दुनिया में जगह बनाने लगी। उससे मान सम्मान मिलने लगा। नरेंद्र भारती की पीड़ा अब केवल उसकी पीड़ा नहीं रही, वह हजारों वंचितों की आवाज़ बन गई थी। जब उसकी कलम ने व्यवस्था के खोखलेपन को उजागर किया, जाति, सत्ता और स्वार्थ के गठजोड़ को नंगा किया, इंसानियत को कुसमुत किया। समय के साथ उसी निरोध कुमार, जिसके एक हस्ताक्षर ने नरेंद्र राम के पदोन्नति के सपनों को भेरी लेजी ऑफिसर लिखकर रौंद दिया था, वही अन्यायपूर्ण टिप्पणी नरेंद्र राम से नरेंद्र भारती बने के कलम की स्याही बन गई थी। नरेंद्र राम भले ही बड़ा अधिकारी नहीं बन पाया, पर नरेंद्र भारती के नाम से जाना पहचाना गया, नायक बना। उसको मिला सम्मान, पहचान और आत्मगौरव। बड़ा ऑफिसर निरोध कुमार कर्तव्यनिष्ठ और मानवता की छाती पर जातिवाद की नफरत की स्याही से भेरी लेजी ऑफिसर लिखकर बन गया खलनायक। दोस्तों, आप सुन रहे थे नंदलाल भारती की कहानी खलनायक। कृपया चैनल सब्सक्राइब, फॉलो और शेयर कीजिए। आप